नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट द स्टडी पे। मेरा नाम अमृता है। मैं आज आपके लिए समान ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि आपकी आने वाली परीक्षा पेट के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? नंबर ए ऑप्शन है पाकिस्तान, नंबर बी ऑप्शन है चीन, नंबर सी ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, नंबर डी ऑप्शन है नेपाल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? नंबर ए ऑप्शन है 26 राज्य है, नंबर बी और ऑप्शन है 27 राज्य है, नंबर सी ऑप्शन है 29 राज्य है, नंबर डी ऑप्शन है 28 राज्य है। तो इसका सही जवाब है, इस समय भारत में 28 राज्य हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी किस राज्य या उससे संबंधित कला शैली को दर्शाता है? आपको बताना है इसमें कौन सी जोड़ी है वो सही है। पंजाब में मोहिनीअट्टम खेला जाता है, या उत्तर प्रदेश में कथक जो खेला जाता है, या तमिलनाडु में ओडिसी खेला जाता है, या असम में कथकली खेला जाता है। आपको सही जोड़ी का चयन करना है। तो इसकी सही जोड़ी है, उत्तर प्रदेश में कथक खेला जाता है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरला में खेला जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सही इसके ऑप्शन है वीर चक्र, ऑप्शन बी है परम विशिष्ट सेवा पदक, ऑप्शन सी है कीर्ति चक्र, ऑप्शन डी है परम वीर चक्र। इसका सही ऑप्शन है परमवीर चक्र। भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नंबर ए ऑप्शन है 11 दिसंबर को मनाया जाता है, नंबर बी ऑप्शन है 13 जनवरी को मनाया जाता है, नंबर सी ऑप्शन है 14 नवंबर को मनाया जाता है, नंबर डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, और वर्ष 2003 से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में 11 दिसंबर को मनाया जाने लगा था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई थी? नंबर ए ऑप्शन है 1985, नंबर बी ऑप्शन है 1975, नंबर सी ऑप्शन है 1969, नंबर डी ऑप्शन है 1990। सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है 1985। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। जिस सार्क का जो सचिवालय है वो नेपाल के काठमांडू में है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आप क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है मसूरी, सी ऑप्शन है चक्राता, डी ऑप्शन है दरिंदबागी। जो भी उत्तराखंड में रहता है वो अच्छे से जानता होगा कि कौन सा जो एरिया है वो उत्तराखंड में नहीं आता है। तो इसका सही ऑप्शन है दरिंदबागी। इसका सही ऑप्शन है
दरिंदबागी। दरिंदबागी जो इलाका है वो उत्तराखंड में नहीं है, बाकी ये 3 नैनीताल, मसूरी, चकराता ये सभी उत्तराखंड में आते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, गोल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? नंबर ए ऑप्शन है सुनील छेत्री, नंबर बी ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, नंबर सी ऑप्शन है बलवीर सिंह, नंबर डी ऑप्शन है रूप सिंह। जो भी हॉकी खेलता होगा उसको अच्छे से पता होगा, या जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो उसे अच्छे से पता होगा कि गोल किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है गोल। मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? नंबर ए ऑप्शन है 18 वर्ष, नंबर बी ऑप्शन है 21 वर्ष, नंबर सी ऑप्शन है 25 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 84 खा के अनुसार लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को निर्वाचित होने के लिए उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? नंबर ए ऑप्शन है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, नंबर बी ऑप्शन है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, नंबर सी ऑप्शन है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीय की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, और नंबर डी ऑप्शन है जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वह अर्थव्यवस्था जो मिली जुली हो, यानी उसका सार्वजनिक और निजी दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, वह अर्थव्यवस्था जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया? कौन सी फसल है जिस पर हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला? नंबर ए ऑप्शन है गेहूँ, नंबर बी ऑप्शन है चावल, नंबर सी ऑप्शन है दाल, नंबर डी ऑप्शन है तिलहन। तो इसका सही जवाब है हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर देखने को मिला। हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में 1960 के दशक में हुआ था। 1960 के दशक में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। हरित क्रांति में भारत ने सर्वाधिक प्रगति जो की थी वो गेहूं के क्षेत्र में की गई थी, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रगति की थी वो चावल के क्षेत्र में की थी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? नंबर ए ऑप्शन है 1939, नंबर बी ऑप्शन है 1949, नंबर सी ऑप्शन है 1956, नंबर डी ऑप्शन है 1969। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? इसका सही ऑप्शन है 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि जो इसकी स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कितनी राशि के साथ? 5 करोड़ रुपए की राशि के साथ 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति का संबंध किससे है? नंबर ए ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन से है, नंबर बी ऑप्शन है कोयला उत्पादन से है, नंबर सी ऑप्शन है कच्चा तेल उत्पादन से है, नंबर डी ऑप्शन है सरसों उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? नंबर ए ऑप्शन मत्स्य उत्पादन से है, नंबर बी ऑप्शन कोयला उत्पादन से है, नंबर सी ऑप्शन कच्चा तेल उत्पादन से है, नंबर डी ऑप्शन सरसों उत्पादन से है। तो इसका सही ऑप्शन है काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है।
जबकि सरसों का उत्पादन जो है वो पीली क्रांति से है। पीली क्रांति से है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है योजना आयोग, सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया, यहाँ पर आयोग होगा, यहाँ पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? नंबर ए ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 को, नंबर बी ऑप्शन 5 जनवरी 2015 को, नंबर सी ऑप्शन 26 जनवरी 2015 को, नंबर डी ऑप्शन 31 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? नंबर ए ऑप्शन है कैंडेला, नंबर बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, नंबर सी ऑप्शन है डाइन, नंबर डी ऑप्शन है फैराडे। इसका सही ऑप्शन है एंगस्ट्रॉन। एक एंगस्ट्रॉन बराबर एंगस्ट्रॉन का जो सिंबल होता है ए के ऊपर ये ऐसा सिंबल लगा रहता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। महाराज का अगला क्वेश्चन है टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर काम करता है? इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है, ब्लूटूथ तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है, सी ऑप्शन है लेजर तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है, या डी ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल, आज से आपको एक ज्ञान ये भी हो जाएगा कि जो हम लोग टीवी चलाते हैं उसको अपने रिमोट से चलाते हैं तो वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन है इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पे हमारा टीवी का रिमोट काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? नंबर ए ऑप्शन है थायमिन, नंबर बी ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, नंबर सी ऑप्शन है रेटिनॉल, नंबर डी ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। बी का थायमिन है, सी का कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए किन किन चीज़ों में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है विटामिन ए, मछली में पाया जाता है और हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। इसलिए जिसे भी अपनी आंखें सही रखनी है वह कच्ची गाजर खाया करे, मछली खाया करे और हरी सब्जियां खाया करे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी? नंबर ए ऑप्शन है गैलियम, नंबर बी ऑप्शन है जस्ता, नंबर सी ऑप्शन है कैल्शियम, नंबर डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है वो हथेली पे आप रखेंगे और अपने आप गलने लगेगी? नंबर ए ऑप्शन है गैलियम, नंबर बी ऑप्शन है जस्ता, नंबर सी ऑप्शन है कैल्शियम, नंबर डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसका सही जवाब है गैलियम जो है उसे आप अपनी हथेली पे रखेंगे तो अपने आप गलने लगेगी। यह शुद्ध अवस्था में मुलायम एवं चमकदार होता है। जो गैलियम होता है वो बहुत ही मुलायम और चमकदार होता है। यह साधारण तापमान पे अपनी हथेली पे रखेंगे तो ये पिघलने लगेगा। इसका जो प्रयोग है वो अर्धचालकों में किया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है?
नंबर ए ऑप्शन है NH4 का होल ट्वाइस CO2। नंबर बी ऑप्शन है NH2CO। नंबर सी ऑप्शन है NH4 का होल ट्वाइस CO। नंबर डी ऑप्शन है NH2 का होल ट्वाइस CO। इसका सही जवाब है NH2 का होल ट्वाइस CO। इससे ये ऐसे लिख के भी आ सकता है NH2CONH का होल ट्वाइस। इसे आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2COHNCONS2। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। मतलब कि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं। नंबर ए ऑप्शन है सोवियत संघ। नंबर बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर सी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। नंबर डी ऑप्शन है आयरलैंड। हमारे देश के जो मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार जो हैं वो भाग 3 में आते हैं। भाग 3 में आते हैं। नंबर क्या है 12 से 35। मौलिक अधिकारों वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लास्ट ईयर पेट में आया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। नंबर ए ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से। नंबर बी ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान से। नंबर सी ऑप्शन है आयरिश संविधान से। नंबर डी ऑप्शन है फ्रांसीसी संविधान से। हमारे देश के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे देश के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह कौन से देश से अपनाए गए हैं। इसका सही ऑप्शन है आयरिश संविधान से हमारे देश के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। जबकि मूल अधिकार जो हैं वो तो आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था अमेरिका से लिए गए हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ और राज्य जो संबंध है मतलब कि स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संबंध है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और जो आपात जो उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से अपनाए गए हैं। हमारा जो संविधान है वो मिश्रित संविधान है। सभी देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, उसको लेकर ही हमारा संविधान की रचना की गई है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब आता है। भारत अपना संविधान दिवस कब मनाता है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी। ऑप्शन बी है 23 जून। ऑप्शन सी है 15 अगस्त। या ऑप्शन डी है 26 नवंबर। भारत को जो संविधान दिवस है वह 26 नवंबर को आता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि कोई भी बिल है वो मुद्रा बिल है या नहीं। नंबर ए ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को। नंबर बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री को। नंबर सी ऑप्शन है राष्ट्रपति को। नंबर डी ऑप्शन है वित्त मंत्री को। इसका सही जवाब है कोई भी बिल। ये मुद्रा बिल है मतलब मनी बिल है या अदर बिल है, इसका ये जो भी निर्णय लेगा वो लोकसभा अध्यक्ष ही लेगा। लोकसभा अध्यक्ष को ही ये राइट्स होते हैं किसी भी बिल को मनी बिल या कोई और बिल नाम देने का। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। नंबर ए ऑप्शन है मद्रास उच्च न्यायालय। नंबर बी ऑप्शन है बॉम्बे उच्च न्यायालय। नंबर सी ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय। नंबर डी ऑप्शन कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसका सही जवाब है भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1 जुलाई
1862 को हुई थी कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर की गई थी। इसका अधिकार जो क्षेत्र था वह पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन नहीं है, अब आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो सकती है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ना कि भारत के। तो इसका ए ऑप्शन है चैम्बरलिन, नंबर बी ऑप्शन है चर्चिल, नंबर सी ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, नंबर डी ऑप्शन है मैकडोनाल्ड। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1940 से 45 के बीच भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? नंबर ए ऑप्शन है सरोजनी नायडू, नंबर बी ऑप्शन है विजयलक्ष्मी पंडित, नंबर सी ऑप्शन है एनी बेसेंट, नंबर डी ऑप्शन है कादम्बिनी गांगुली। इसका जो सही जवाब है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट को लगाएंगे। अगर ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो वो सरोजनी नायडू थे। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू थी। अब ये एनी बेसेंट कब बनी थी अध्यक्ष? तो ये कांग्रेस के 32वें अधिवेशन में, कांग्रेस के 32वें अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 1917 में यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? नंबर ए ऑप्शन है बॉम्बे मार्च 1919 में, कलकत्ता जून 1920 में, कलकत्ता मार्च 1919 में, या बॉम्बे मई 1920 में। इसका सही ऑप्शन है बॉम्बे मार्च 1919 को खिलाफत समिति का गठन हुआ था। इस आंदोलन को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? नंबर ए ऑप्शन है 1908, नंबर बी ऑप्शन है 1909, नंबर सी ऑप्शन है 1907, नंबर डी ऑप्शन है 1911। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? नंबर ए ऑप्शन है 1908, नंबर बी ऑप्शन है 1909, नंबर सी ऑप्शन है 1917, नंबर डी ऑप्शन है 1911। इसका सही जवाब है 1908। 30 अप्रैल 1908 को किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंक दिया था, परंतु किसी कारणवश किंग्स फोर्ट तो बच गए थे। दुर्भाग्यवश मिनिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? नंबर ए ऑप्शन है हड़प्पा, नंबर बी ऑप्शन है लोथल, नंबर सी ऑप्शन है रोपड़, नंबर डी ऑप्शन है बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा है? हड़प्पा है, लोथल है, रोपड़ है या बनावली है?
इसका सही ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो हड़प्पा शहर है। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? नंबर ए ऑप्शन है भगवान, नंबर बी ऑप्शन है विजेता, नंबर सी ऑप्शन है जंजीर से मुक्त, या नंबर डी ऑप्शन है योग। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है विजेता। जो जीत हासिल करे उसे ही विजेता कहा जाता है। जिन शब्द जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? नंबर ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, नंबर बी ऑप्शन है देवनागरी लिपि, नंबर सी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि, नंबर डी ऑप्शन है संस्कृत। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? नंबर ए ऑप्शन है मुराद मिर्जा, नंबर बी ऑप्शन है शाहजहां ने, नंबर सी ऑप्शन है शाह शुजा ने, नंबर डी ऑप्शन है दारा शिकोह ने। इसका सही जवाब है दारा शिकोह ने 1657 में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था सिर ए अकबरी नाम से। सिर ए अकबरी। अकबरी नाम से किया था इन्होंने। 33 नंबर का क्वेश्चन है भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? नंबर ए ऑप्शन है सूरत, नंबर बी ऑप्शन है पौंडीचेरी, नंबर सी ऑप्शन है चंदन नागौर, नंबर डी ऑप्शन है मसूलीपट्टनम। भारत की जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित की गई थी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की मौसम की अवधि क्या है? नंबर ए ऑप्शन है मार्च से मई तक मानसून आता है, नंबर बी ऑप्शन है अक्टूबर से नवंबर में आता है, नंबर सी ऑप्शन है दिसंबर से फरवरी में, या जून से सितंबर। इसका सही जवाब है भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो अवधि है वो जून से सितंबर तक है। इसे लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जाना जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, भूमध्य रेखीय वन, नंबर सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, नंबर डी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सवाना वन। हमारा आंसर है चंदन का पेड़ जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन प्रकार के वनों में उगता है जहाँ पर वर्षा जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब वहाँ की जो भूमि होती है वो आर्द्र रहती है, नमी बनी रहती है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है पश्चिमी एवं पूर्वी घाटी का मिलान कहाँ होता है? नंबर ए ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियों में, नंबर बी ऑप्शन है काडमम की पहाड़ियों में, नंबर सी ऑप्शन है पलानी की पहाड़ियों में, नंबर डी ऑप्शन है अन्नामलाई की पहाड़ियों में। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटियों का जो मिलान है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू माउंटेन। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? तो जहाँ पश्चिमी एवं पूर्वी घाटियों का मिलान होता है उसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन गंगा, नंबर सी ऑप्शन गोदावरी, नंबर डी ऑप्शन कृष्णा। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है जिसकी जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नंबर ए ऑप्शन है नागल का है, नंबर बी ऑप्शन है जैसलमेर, नंबर सी ऑप्शन है माधवपुर, नंबर डी ऑप्शन है भादला। इसका सही जवाब है जो भारत की सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र है वो डी ऑप्शन भादला में स्थापित किया जाएगा। भादला गुजरात में है।
हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? नंबर ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, नंबर बी ऑप्शन M.A. जिन्ना, नंबर सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर डी ऑप्शन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र जो कहा है वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।